MCQ number 1. The angular speed in radians per hours for daily rotation of our earth is 4 ऑप्शन हैं 2 पाई 4 पाई पाई बाई 6 या पाई बाई 12। तो पहले तो देखें ये एंगुलर स्पीड, ये अर्थ है, ये यूं करके रोटेट कर रही होती है, एंगुलर यानी सर्कल के अंदर रोटेट कर रही होती है। लीनियर स्पीड का फार्मूला हम किस तरह सीखते हैं, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से हमें पता है S इज इक्वल टू वी टी। तो इससे अगर लीनियर स्पीड निकालनी होती थी तो V इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी होता था। अभी हमें क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड चाहिए। तो एंगुलर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एस की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है, यानी डिग्री रेडियंस या रेवोल्यूशंस में, तो ये थीटा डिवाइड बाई टी हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टी। अब हमारी अर्थ की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है डेली रोटेशन के लिए, 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन इन कितने टाइम में, 24 आवर्स में। ज़मीन जो है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है 1 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन कितनी होती है, 1 रेवोल्यूशन की होती है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। अभी हम लोगों ने रेडियन चाहिए तो हम लोग 2 पाई रेडियन कर लेते हैं, आपको पता है ना, 2 पाई रेडियन, पूरा एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। अब ये देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24, तो ये हमारे पास बन गया पाई डिवाइडेड बाई 12 या पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 12 आवर्स। इसको यूँ लिख देते हैं पाई बाई 12 रेडियंस पर आवर। एक और तरीके से देखें कि ये ज़मीन को अगर ऊपर से देखें तो यूँ यूँ गोल घूम रही है, 24 घंटे में एक पूरा यूँ चक्कर लगाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, यानी 2 पाई रेडियन करेगी। तो 12 घंटे में कितना करेगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी पाई रेडियन। 6 घंटे में कितना करेगी, पाई बाई 2 रेडियन। और 1 घंटे में कितना करेगी, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी यहाँ पे कहीं, ठीक है, पाई बाई 12। क्वेश्चन 2, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा व्हेन थीटा इज़, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये याद रखने की चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन ए जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी कब आ सकती है, जब आर और अल्फ़ा जो है क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो। क्यों, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी तो आउटपुट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा, यानी क्रॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट और साइन होएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ साइन थीटा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा साइन थीटा होगा। और ये आर अल्फ़ा कब बनेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा कब बनेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दायरे जब साइन थीटा 1 के बराबर होगा। अब साइन थीटा अगर 1 है तो इसका मतलब है थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1, और इससे हमें पता लगता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। 4 ऑप्शन हैं, एम आर स्क्वेयर, हाफ एम आर स्क्वेयर, 2/5 एम आर स्क्वेयर और हाफ एम स्क्वेयर आर। बेसिक फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो ये 4th ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गई, एम स्क्वेयर आर बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है। और इसके लिए आपको ये तस्वीर मैं असाइनमेंट्स में भी समझा चुका हूँ और लेक्चर्स में भी, कि आपने बिल्कुल रट लेनी है। बेसिक फॉर्म होती है एम आर स्क्वेयर, जो सर्कुलर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर होता है उसकी हाफ एम आर स्क्वेयर होती है। और स्फीयर की क्या होती है, स्फीयर गोल मटोल होता है, लिहाजा ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ गोल मटोल हैं, 2 नीचे क्या 5, 2/5 एम आर स्क्वेयर। तो ये इसकी फॉर्म है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वेयर होता है। क्वेश्चन 4, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. The motion of the particle takes place in a horizontal plane. It follows. अच्छा पहले देखें, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। ये देखते ही आपके जहन में कौन सी फोर्स और कौन सा वेलोसिटी आ जानी चाहिए, जब परपेंडिकुलर होते हैं फोर्स और वेलोसिटी। कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो पार्टिकल होता है वो सर्कल में रोटेट कर रहा होता है, और उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो ये जो चीज़ होगी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन 5, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज़। अब जो ऑप्शन देखें इसमें पहले नज़र मेरी यहाँ पे पड़ गई कि वेरिएबल स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल स्पीड कहाँ से आ गई, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी दो में देखें, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट की बात हो रही है, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी ज़्यादा चांस ये है कि ऊपर वाले दो में से होगी, ठीक है। तो ये कौन सी है, व्हेन बॉडी मूव्स इन सर्कल, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v² ओवर r। ये
कांस्टेंट होती है, जहाँ भी जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कल में कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है जब सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी मूव कर रही हो। क्वेश्चन 6, एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस। बच्चे ये वाला टिक कर देते हैं, हालांकि ये गलत ऑप्शन है। देखें, स्पेस में कुछ ना कुछ ग्रेविटी ज़रूर होती है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती। स्पेस में क्या चीज़ नहीं होती वो आप याद रखें, स्पेस में एयर नहीं होती, सांस नहीं ले सकते आप, लेकिन ग्रेविटी होती है, कुछ ना कुछ ग्रेविटी कहीं ना कहीं पे एक्ट कर रही होती है, चाहे बहुत चुन्नी मुन्नी से ही क्यों ना हो। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में देखने के लिए आपको पेज 176 177 को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, बुक में भी और पिछले एक लेक्चर में भी। अब देखें, ये एक कैनन बॉल है, अगर पहाड़ी के ऊपर से फायर करें तो वो बॉल थोड़ी फासले पे गिर जाएगा, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से निकले तो यहाँ गिर जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से यहाँ गिर जाएगा, और ज़्यादा स्पीड से तो यहाँ गिर जाएगा। एक वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकें तो ये एक ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर सर्कल करना शुरू कर देगा। वो कितनी स्पीड है? 8 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि जो अर्थ का कर्वेचर है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 8 किलोमीटर के फासले के बाद 5 मीटर की जो है उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है हाइट में। तो अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई कैनन बॉल फेंका जाए तो वो भी इस अर्थ की एक सैटेलाइट बन जाएगा, इसके गिर्द घूमना शुरू कर देगा। हालांकि वो गिर रहा होगा, ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल कर रहा होगा, बिल्कुल जैसे हम कहीं छत से छलांग लगा लें तो फ्री फॉल कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम नीचे गिरें, ज़मीन थोड़ा सा खिसक चुकी होती है, आगे जा चुकी होती है, और हम नीचे ज़मीन के गिरने के बजाय एयर में ही फ्री फॉल कर रहे होते हैं। 8000 मीटर पर सेकंड इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट एंड कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो याद रखें, स्पेसशिप जो होती है वो दैट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल द टाइम्स। हर टाइम पे जो स्पेसशिप घूम रही होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो प्रिवेंट करता है स्पेसशिप को फ्रॉम हिटिंग द ग्राउंड। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो जाती है, सैटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग। क्वेश्चन 7, विच वन इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, ज़रा देखें। अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। दुनिया में सिर्फ अर्थ का ही नहीं, सोलर सिस्टम के भी जितने ऑर्बिट्स हैं कोई भी प्योर सर्कल नहीं होता, एलिप्टिकल होते हैं। अगर सर्कुलर होता तो देखें, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वही यहाँ पे होनी थी, क्योंकि उतना ही फासला है ज़मीन के सेंटर से, ठीक है, यहाँ पे भी उतनी होनी थी, यहाँ पे भी उतनी थी, और इक्वल स्पीड से ये यहाँ पे घूम रहा होता, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हर जगह पे एक जितनी होती। तो विच वन इज़ कांस्टेंट फॉर सैटेलाइट इन ऑर्बिट? तो अगर तो सर्कुलर होता हमारा ऑर्बिट तो फिर तो ये कांस्टेंट होने चाहिए थे, लेकिन सर्कुलर नहीं है, हमारा एलिप्टिकल है। अब देखें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्योंकि ज़मीन से कम हाइट पे है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्मॉल है, यूँ यहाँ तक आती है। तो अच्छा, जब करीब होता है और किसी सैटेलाइट जो है अपने मेन मरकज़ के, तो वो तेज़ी से मूव करता है, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को सम करें तो वो इसके बराबर आएगा कि इन दोनों को सम करें, या इसके बराबर आएगा कि इन दोनों को सम करें, ठीक है, या इसको सम कर लें तब भी वही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर टाइम पे कांस्टेंट होना होता है। कीपिंग इन व्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हुआ करेंगी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है हर टाइम पे कांस्टेंट होता है। इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, the value of g at equator would decrease, remain unchanged, increase, become 0। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वैल्यू है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। एट इक्वेटर की बात हो रही है, ठीक है, पोल्स की बात नहीं हो रही। ये देखें, अर्थ को देखते ही हमारे ध्यान में ऐसा नक्शा आ जाता है, हालांकि अर्थ ऐसी है नहीं, ठीक है। अर्थ थोड़ी सी साइडों पे बल्ज हुई हुई होती है, यानी इक्वेटर के ऊपर, और टॉप के ऊपर, पोल्स के ऊपर, दोनों तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैट होती है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट होगी और साइडों से इस तरह नहीं होगी, बल्ज बाहर होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। आप सोचें, कोई चीज़ रोटेट करती है तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। तो ये बल्ज आउट हो चुकी है। तकरीबन 14 मील दुनिया का जो रेडियस है वो अपने पोलर रेडियस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैटेंड, ये ऊपर और नीचे से थोड़े थोड़े से फ्लैट होते हैं। एज अ रिजल्ट इक्वेटर स्लाइटली बल्जेस आउट,
तो इक्वेटर साइडों से बल्ज आउट हुए हैं। आप सोचेंगे सवाल क्या था, सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी समझेंगे, आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेगा। तो आजकल जो अभी नेचुरली चल रही है, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो आर की वैल्यू ग्रेटर है तो जी हमारी एक्चुअल जो दुनिया में चल रही है वो है। अगर आर की वैल्यू ये घूमना बंद कर दे तो आर कितना होगा, जो अर्थ का नेचुरली होना चाहिए था यहाँ तक, आर स्मॉलर हो जाएगा। जब आर स्मॉलर हो गए तो हम क्या दूर होंगे और करीब हो जाएंगे, और करीब हो जाएंगे, हमारा फासला सेंटर से ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो जी इंक्रीज कर जाएगा। Question 9. If solid sphere and solid cylinder of same mass and density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for solid sphere, solid cylinder. The one that has the largest mass arrives first, the one that has the largest radius arrives first. अराइव होने की तो बात ही उसने नहीं पूछी, मोमेंट ऑफ एनर्जी पूछा है कि किसका ग्रेटर होगा, या इसका, ठीक है। तो ये वाली दो ऑप्शन तो वैसे ही किल हो जाती हैं। अब इन दो के बारे में देखें, ये मैं आपको डायग्राम बार बार दिखा रहा होता हूँ कि सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr², और सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है 1/2 mr²। अब इनको 1/2 कितना होता है 0.5 mr²। देखें सॉलिड सिलेंडर या डिस्क एक ही चीज़ होती है, 0.5 mr², हाफ के क्या बन जाता है 0.5, और 2/5 कितना होता है 0.4 mr²। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.4। ये क्या है, डिस्क या सॉलिड, तो सॉलिड सिलेंडर का ज़्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इस डायग्राम से भी देखें, तो ये है स्फीयर रेड वाला और ये है सॉलिड सिलेंडर। देखें कौन पहले पहुंच रहे हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जिसका ज़्यादा है वो लेट पहुंचता है, ये लेट पहुंचेगा, और ये जो रिंग होता है, ठीक है, या हूप भी इसको कहते हैं, ये सबसे लेट पहुंचेगा। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी। जिसका इनर्शिया ज़्यादा होता है वो लेट पहुंचता है, इसी तरह एंगुलर के अंदर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है वो लेट पहुंचता है। Question 10. The gravitational force exerted on an astronaut on Earth's surface is 650 Newton down. When she is in the International Space Station, the gravitational force on her is larger, exactly the same, smaller, nearly but not exactly zero, या exactly zero. Gravitational force on her is, ये देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G/m/m/r², यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो जब ज़मीन के पास इंसान होता है तो उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वजह से ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इंसान दूर होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, यानी स्मॉलर होती जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है, तो स्मॉलर होती जाएगी। Question 11. A solid cylinder of mass m and radius r rolls down an incline without slipping. Its moment of inertia about an axis through its center of mass is mr² divided by 2, यानी I की वैल्यू दे दी है। At any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy. तो ये सॉलिड सिलेंडर वाला सवाल, ठीक है, फिगर 5.22 बार ये भी बार बार आपके सामने आएगी, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर और जिसका मास m है एंड रेडियस r है, जब रोल्स डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है, यानी यूं गोल गोल घूमता हुआ आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में सीधा नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंडर या डिस्क एक ही चीज़ होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr² डिवाइडेड बाई 2। इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाइट पे, mgh। जब ये नीचे जाना शुरू करेगा तो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दो तरह की, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो कि सीधी लाइन में, और रोटेशनल जो यूं गोल गोल करके जा रहा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ I⍵², हाफ I⍵²। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन्होंने हमें वैल्यू दे दी है mr² डिवाइडेड बाई 2, तो वो हम डाल देते हैं इसमें mr² डिवाइडेड बाई 2, यानी हाफ mr²। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, r²⍵²। तो हमें पता है v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v² क्या हो जाएगा, r²⍵²। तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख देते हैं v² हाफ, और ये भी हाफ, और m r²⍵² की जगह v²। अब ये देखें हाफ mv², हाफ mv², यानी ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल।
तो ये हमारा 1/2 आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कोई बात नहीं।